बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 4 को पढ़ेंगे और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस एक्ट को पढ़ के हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि पीरा में दो ही ऑफिसर जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं। एक होगा उसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा जो सेक्शन 14 का होगा, और दूसरा जो है ये हियरिंग ऑफिसर जो बेसिक पे स्केल 17 का होगा। अच्छा, अब हम हियरिंग ऑफिसर में पढ़ेंगे कि ये सेक्शन 16 इसको डील करते हैं हियरिंग ऑफिसर को। इसमें उसने लिखा है कि अथॉरिटी शैल अपॉइंट और अथराइज एन ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस और बेसिक पे स्केल 17 और above in the subdivision as a hearing officer who shall be competent to hear and decide representation for the purpose of the act। अब जो अथॉरिटी है उसके पास वो अपॉइंट के वो किसी भी पैस ग्रुप का पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि जो बंदा सीएसएस करके आएगा उसको, या जो पीएमएस करके आएगा 17 स्केल का, उसको ये हियरिंग ऑफिसर मुकर्रर करेंगी हर एक सब डिवीजन में। यानी कि जितने भी सब इन्फोर्समेंट स्टेशन होंगे उनके ऊपर एक हियरिंग ऑफिसर होगा जो हियर करेगा, और जो रिप्रेजेंटेशन उनके सामने फाइल होंगे उनको डिसाइड कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लेंट के दूसरा नाम रिप्रेजेंटेशन है। तो जितनी भी कंप्लेंट होंगी उनको डिसाइड हियरिंग ऑफिसर करेगा किसी भी इन्फोर्समेंट स्टेशन के लेवल पे, यानी कि सब डिवीजन लेवल पे। अच्छा, अब इसमें उनका एनी ऑफेंडर अग्री पर्सन में फाइल रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हियरिंग ऑफिसर विद इन 30 डेज फ्रॉम अक्रूइंग काज ऑफ एक्शन इन द फॉलोइंग मैटर्स। इसमें सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2 कह रहा है कोई भी ऑफेंडर जो कोई ऑफेंडर होगा जो कोई भी नाजायज कायम करेगा या अग्रीड पर्सन या जिसके खिलाफ कोई, तो वो जो है एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा हियरिंग ऑफिसर के सामने, और उसका जो है 30 दिन के अंदर अंदर हियरिंग ऑफिसर के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा कि इसमें जो है जो भी किस में वो रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है। वो 6 मैटर्स दिए हुए हैं नीचे। पहला वो कर सकता है कि अगर किसी इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने उस पर फाइन किया है तो वो उसके खिलाफ जो है रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है। उसके हियरिंग ऑफिसर के सामने जो है कोई भी अग्रीव्ड पर्सन रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है कि इसने मुझे फाइन किया है, उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन हो सकती है हियरिंग ऑफिसर सामने। इसी तरह कन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल्स और कार्स और व्हीकल्स, इसी तरह जो कोई किसी भी चीज़ को जब्त कर लेते हैं, किसी गाड़ी को या किसी भी चीज़ को कन्फिस्केट कर लेते हैं, उसके खिलाफ भी हियरिंग ऑफिसर के सामने रिप्रेजेंटेशन फाइल हो सकती है। सीलिंग ऑफ एनी प्रीमिसेस, इसी तरह अगर किसी जगह को या प्लेस को सील कर दिया गया है तो उसके खिलाफ जो रिप्रेजेंटेशन है वो हियरिंग ऑफिसर के सामने होगी। सिमिलरली रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट और पब्लिक नॉइसेंस, और इसी तरह जो इंक्रोचमेंट को खत्म करेगा हियरिंग ऑफिसर, ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसके खिलाफ भी जो रिप्रेजेंटेशन है, और पब्लिक नॉइसेंस के खिलाफ भी ऑफिसर के सामने रिप्रेजेंटेशन फाइल होगी। और इसी तरह एनी इंसिडेंट मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एक्शन, और कोई भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के किसी भी एक्शन से अगर किसी को कोई इशू है या वो उससे अग्रीव्ड है तो वो हियरिंग ऑफिसर के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है, यानी कि एप्लीकेशन दे सकता है। एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और इसके अलावा कोई भी मैटर जिसको भी कानून इजाजत दे उसकी ये फाइल कर सकता है। नेक्स्ट सब इसका सेक्शन 16 का सब सेक्शन 3 है, वो डील करता है द फाइलिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेस ऑफ हियरिंग शैल बी एज सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसने कहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का तरीका है और प्रोसेस ऑफ हियरिंग है वो ऐसे होगा जैसा कानून में दिया गया हो, और कानून इसके प्रिस्क्राइब का मतलब है कि जो इसमें हम बनाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें बनेंगे उसमें इसका प्रोसीजर दिया होगा कि किस तरह इसमें रिप्रेजेंटेशन को फाइल कर सकता है और किस तरह हियरिंग ऑफिसर उसको सुन सकता है। अब हम नेक्स्ट इसमें सब सेक्शन 4 है, उसमें जो पावर्स हैं हियरिंग ऑफिसर की वो दी गई हैं। सब सेक्शन 4A है, उसके मुताबिक वो ये डिटरमिन कर सकता है कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं। अब ये पावर्स है, डिटरमिन कर सकता है कि जो फाइन इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने इम्पोज किया है वो जस्टिफाइड है कि नहीं और उसकी विद इन लिमिट्स है कि नहीं। यानी कि अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर फर्ज किया कि 50,000 का जुर्माना कर सकता है, ये तो नहीं है कि उसने कहीं ला कर जुर्माना कर दिया है और वो उस पर अथराइज्ड है कि नहीं। तो इस तरह वो उसको ये भी डिटरमिन करेगा हियरिंग ऑफिसर कि इसने फाइन ठीक किया है कि नहीं और विद इन लिमिट्स है कि नहीं। इसी तरह अगर वो समझता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसी ने गलत की है, इम्पोज एडिशनल फाइन अपॉन फेलियर ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड टू रिकवर द सेम। इसी तरह अगर वो समझता है कि रिप्रेजेंटेशन जो है किसी ने ये जो उसके सामने रिप्रेजेंटेशन आई है ये किसी ने गलत दी है, इसकी बनती नहीं थी, इसने नजायज़ दरख्वास्त दी है और वो जस्टिफाइज परफॉर्मेंस स्टेशन, तो वो उसको एडिशनल फाइन भी कर सकता है।
इसी तरह अगर वो रिफंड द फाइन इम्पोज, अगर वो रिप्रेजेंटेशन जिस जो उसके सामने दी गई है हियरिंग ऑफिसर सामने, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है, यानी कि वो ये कामयाब हो जाता है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने उसके साथ ज्यादती की है, तो उसको जो फाइन उसने इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने किया था वो उसको रिफंड भी कर सकता है, उसके पास पावर है। इसी तरह इम्पोज फाइन इन केस ऑफ अमाउंट ऑफ फाइन प्रपोज बाय एनफोर्समेंट ऑफिसर एक्सीड्स हिज पेक्यूनियरी लिमिट्स बट ही हैज सेंट रिपोर्ट टू द हियरिंग ऑफिसर इन दिस रिगार्ड। अच्छा, इसी तरह ये इसमें ये जो सब सेक्शन 4 है, इसकी ई के मुताबिक वो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है अगर वो समझता है कि अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पिक्यूनियरी लिमिट्स जो है वो है 50,000, यानी कि वो मैक्सिमम फाइन कर सकता है 50,000, लेकिन लेकिन वो समझता है कि ये जो ऑफेंस हुआ है इसका फाइन 50,000 नहीं होना चाहिए, इसका लाख होना चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर जो है एक केस बना के फॉरवर्ड करेगा हियरिंग ऑफिसर को कि जनाब के ये जो है ये जो वायलेशन है ये ज़्यादा हुई है और मेरे पास पावर कम है, इसलिए आप इसको फाइन जो है इसकी वायलेशन के मुताबिक दें। तो वो फिर हियरिंग ऑफिसर जो है उसको फिर एक्स्ट्रा फाइन इम्पोज करेगा। इसी तरह इसमें एफ के मुताबिक डिटरमाइन द इन्फोर्समेंट कॉस्ट, ये जो भी खर्चा होगा इन्फोर्समेंट करवाते हुए, रेंट्स अदर कॉस्ट और पेनल्टीज ऑन द रिपोर्ट ऑफ सब डिविजनल एनफोर्समेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, और जो भी इस पे इन्फोर्समेंट कॉस्ट वगैरह आएंगी, रेंट वगैरह आएगा, जो भी उस पर खर्चा आएगा इन्फोर्समेंट करवाते हुए, वो सारी ये रिकवर करवा सकता है। डिसाइड अबाउट द प्रपोजल ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स, कोई भी चीज़ जो जब्त कर ली गई है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने जो कोई भी चीज़ अगर कोई जब्त की है उसको भी ये डिस्पोज ऑफ उसको भी डिसाइड करेगा उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है, उन चीज़ों को वापस करनी है, वो सेल करनी है, वो ऑक्शन करनी है, वो क्या करना है, वो भी हियरिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। इसी तरह हियरिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कोई भी प्रीमिसेस सील कर दी थी उनको क्या करना है, उसको खोलना है या उसको कंटिन्यू करना है, हियरिंग ऑफिसर करेगा। अच्छा, डिसाइड अबाउट ऑक्शन ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल, सिमिलरली इसी तरह ये कन्फिस्केटेड आर्टिकल बारे में ऑक्शन के बारे में डिसाइड करेगा। इसी तरह ये डिसाइड अबाउट द मैटर्स विद रिगार्ड टू इंक्रोचमेंट, और इंक्रोचमेंट के बारे में भी यही डिसाइड करेगा। डिसाइड अबाउट द मैटर विद रिगार्ड टू पब्लिक नुइसेंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ईपीओ इशूड बाय एनफोर्समेंट ऑफिसर। अच्छा, अब इसमें ये जो सेक्शन ये के मुताबिक उसने लिखा हुआ है कि ये ईपीओ ईपीओ होता है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ये ईपीओ जारी करता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। मतलब कि ये हम आगे ना डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको सर थोड़ा सा ये बताता चलूँ, एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो ईपीओ है, अगर वो समझता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर किसी जगह पे पब्लिक नुइसेंस है और वो उसको कहता है कि वो उसी टाइम एक ऑर्डर जारी करेगा, उसको ये जो ईपीओ है ये जारी करेगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, यानी कि इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, और वो उसको जारी कर देगा वो, और उसको दे देगा इसको फौरन जो है इस पे पब्लिक नॉइजेंस को खत्म कर दो या इसको रोक दो। तो उसका भी जो डिसाइड है कि ये ईपीओ जो जारी किया है इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने ये ठीक जारी किया है या गलत किया है, उसको भी जब उसको कोई पार्टी चैलेंज करेगी तो उसका डिसीजन भी हियरिंग ऑफिसर करेगा। इसी तरह अब जब वो ईपीओ को जब हियरिंग ऑफिसर ईपीओ को डिसाइड करेगा, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को डिसाइड करेगा, तो उस डिसाइड करने के ऑर्डर को एब्सोल्यूट ऑर्डर कहते हैं। ईपीओ के खिलाफ जो भी अपील होगी उसको एब्सोल्यूट ऑर्डर कहेंगे। तो मतलब कि वो जो उन्होंने कहा है कि ये इशू एब्सोल्यूट ऑर्डर इन फर्दरेंस ऑफ ईपीओ इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी हियरिंग ऑफिसर ऑर्डर डिसाइड करेगा उसको एब्सोल्यूट ऑर्डर ये जारी कर सकता है, यानी कि वो फुल एंड फाइनल होगा। ये जो है हियरिंग ऑफिसर ये रिमूवल ऑर्डर दे सकता है किसी भी मूवेबल इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट कि इसको खत्म कर दिया जाए। इसी तरह ये जो भी कोई मुलजम होगा या किसी से भी सिक्योरिटी ले सकता है, बॉन्ड सिक्योरिटी लेके उसको छोड़ सकता है या बॉन्ड लेके छोड़ सकता है। ये फिर है ये एनालाइज द रिक्वेजिशन सेंड बाय द एनफोर्समेंट ऑफिसर फॉरवर्ड द सेम टू द बोर्ड। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये जो सेक्शन 20 में हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें एक बोर्ड को रिक्वेजिशन जाती है कि हमें इन्फोर्समेंट स्टेशन में कोई एक्स्ट्रा असिस्टेंट चाहिए, कोई हमें मैन पावर चाहिए या फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, तो उस रिक्वेजिशन को जो भेजेगा उसको सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और उसको ये एनालाइज करेगा और उसको फॉरवर्ड करेगा बोर्ड को। ये भी इसकी एक पावर है। इस सिमिलरली इसके पास पावर है, ये किसी भी जगह किसी भी रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकता है, साइट को कर सकता है, किसी को भी बुला सकता है हियरिंग के लिए। इसी सिमिलरली ये इनिशिएट कंडक्ट फैसिलिटेटेड इंक्वायरीज, इसी तरह ये खुद इंक्वायरी भी कर सकता है और इसी तरह इंक्वायरीज को फैसिलिटेट भी कर सकता है। टेक इनटू अकाउंट एनी मिटिगेटिंग अग्रावेटिंग फैक्टर, और ये किसी भी के ये इसको भी कंसिडर करेगा कि ये जो
फैक्टर वो होते हैं कि जो किसी भी ऑफेंस के लिए साबित होते हैं, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको ज़्यादा करने के लिए, उनको भी कंसिडर करते हुए डिसाइड करेगा कि ये ऑफेंस की नोयत क्या है। कि जो ऑफेंडर को रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा या अग्रीड पर्सन रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा, उसको ये डिसाइड कर सकता है, इसके पावर्स है। इसी तरह अगर इसके पास कोई कंप्लेंट फाइल करता है, उसको रिडर्सल ऑफ ग्रीवियंस के लिए कि ग्रीवियंस को भी दूर कर सकता है। और उस अगर कोई भी शख्स ये कहता है कि किसी एम्प्लॉय ने अपनी पावर्स को मिसयूज किया है, तो ये उसकी रिडर्सल ऑफ ग्रीवियंस से कर सकता है उसकी कंप्लेंट पे। तो इस सिमिलरली प्रोवाइड इंटरम रिलीफ टू द अग्रीड पर्सन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये इंटरम रिलीफ भी दे सकता है, मतलब कि ये स्टे ऑर्डर भी जारी कर सकता है किसी भी एक्ट के अगेंस्ट। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर कोई भी ऑर्डर जारी करेगा, तो इसको ये इंटरम रिलीफ भी जारी कर सकता है किसी भी पार्टी को। सुपरवाइज, मॉनिटर एंड रिव्यू द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, ये हमने पढ़ लिया। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एंड एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज मे बी नोटिफाइड, और ये तमाम फंक्शंस कर सकता है जो अथॉरिटीज को हुक्म देगी कि ये आपने इस एक्ट को पूरा करने के लिए काम करना है या ये पावर इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इसमें अब जो एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, उसमें उन्होंने बताया कि ये किन किन चीज़ों को नजर रखते हुए फैसला करेगा। उसमें होगा द ग्रेविटी एंड ड्यूरेशन ऑफ डिफेंस। मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग फैक्टर में जो पहला जो है वो होगा कि किसी भी जो ऑफेंस है, कोई भी जुर्म है, उसकी नोयत क्या है और उसकी संगीनी क्या है, जुर्म की संगीनी क्या है और वो कितनी देर बाद जुर्म था, उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगा। इसी तरह इसकी दूसरा जो है एनी एफर्ट मेड बाय द ऑफिसर टू करेक्ट द ऑफेंस और मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट। और इसी तरह ऑफेंडर की द एफर्ट्स मेड बाय द ऑफेंडर, तो इसी तरह अगर किसी ऑफेंडर ने उस जो ऑफेंस है उसको ठीक करने के लिए या उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या एफर्ट्स किए, उसको भी ये मद्देनजर रखेगा। सिमिलरली द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द ऑफेंस ऑन द पब्लिक, इसी तरह ये देखेगा, ये भी फैक्टर को मद्देनजर रखेगा कि जो ये ऑफेंस है इसका पब्लिक पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है इस ऑफेंस का। और इसी तरह ये देखेगा कि ये जो ऑफेंडर ये हैबिचुअल नेचर का तो नहीं है, कि ये हैबिचुअल तो नहीं है, ये ऑफेंडर जो बार बार ये ऑफेंस कर रहा है, इसको भी ये मद्देनजर रखेगा फैसला करते हुए। एन इंस्टांस इन विद ऑफेंडर हैड प्रीवियसली बीन इन्वॉल्व, इसी तरह देखेगा कि ये जो ऑफेंडर है ये प्रीवियसली किसी ऑफेंस में तो इन्वॉल्व नहीं रहा, यानी कि क्रिमिनल बंदा तो नहीं है जो बार बार ऑफेंस कर रहा है। और इसी तरह उसके जेंडर को और एज को भी मद्देनजर रखते हुए ऑफेंडर की ये फैसला करेगा। एंड एनी अदर फैक्टर दैट द हियरिंग ऑफिसर में डीम, और कोई भी दूसरे फैक्टर जिसको हियरिंग ऑफिसर को समझता है कि इसको मुझे देखना चाहिए। ये जो है 5-6 फैक्टर्स हैं, ये जो इनको मद्देनजर रखते हुए हियरिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, यानी कि ये एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगा। सेक्शन 17 में हियरिंग का प्रोसीजर बताया गया है कि इसकी जो प्रोसीजर क्या होगा इस हियरिंग का। सेव एज मे बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, हियरिंग्स शैल बी कंडक्टेड समरीली। अब जो ये हियरिंग होंगी ये समरीली होंगी, ये मतलब कि ये इनका जो ट्रायल होगा वो समरी ट्रायल होगा, मतलब कि ये डिटेल ट्रायल नहीं होगा। यानी कि इसमें QSO कानून शहादत ऑर्डर जिसमें हम एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा इसमें जो उन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड होंगी, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी हियरिंग ऑफिसर की जानिब से, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। इसी तरह इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है मे अटेंड द हियरिंग, और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो हियरिंग को अटेंड कर सकता है। हियरिंग ऑफिसर किसी भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर को कह सकता है कि वो हियरिंग को अटेंड करे। रिटन एंड ओरल एविडेंस शैल बी सबमिटेड बाय द पर्सन एट द हियरिंग, और ये जो है कोई भी इसमें रिटन और ओरल एविडेंस भी जमा हो सकते हैं हियरिंग के दौरान। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस सेक्शन 18 में बताया गया है कि जो एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे और जो एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे वो ओथ पे रिकॉर्ड किए, मतलब कि वो पहले उनसे ओथ लिया जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा, ये ओथ लिया जाएगा उनसे, और फिर उनका एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। एनी डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड और अथॉराइज्ड टू बी फाइल्ड गिवन और डिलीवर्ड to the hearing officer under the act may be filed, given or delivered electronically in the manner as में। इसी तरह जैसा कि हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहता है हियरिंग ऑफिसर को, वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं, यानी कि उसको व्हाट्सएप भी कर सकता है एविडेंस को, और वो जो व्हाट्सएप होगा उसको एज एविडेंस कंसिडर किया जाएगा, उसके बेस पे फैसला किया जा सकता है।